क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि लद्दाख का वो सूखा और बर्फीला रेगिस्तान जिसे आज हम बिल्कुल शांत देखते हैं, जो आज एक ठंडे मरुस्थल की तरह है। हाँ बिल्कुल, तो क्या वो करोड़ों साल पहले उबलते हुए ज्वालामुखियों का एक सक्रिय द्वीप समूह था? अरे वाह, मतलब एक विशाल महासागर के बीच धधकता हुआ ज्वालामुखी। एकदम सही। तो अक्सर जब हम ऐतिहासिक या वैज्ञानिक खोजों को देखते हैं तो लगता है कि बस जो सामने है वही पूरी कहानी है। हम्म लेकिन जब सतह को थोड़ा खुरच कर देखा जाए तो पता चलता है कि असली कहानी बहुत गहरी और हैरान करने वाली है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों और जिज्ञासु श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, सभी का स्वागत है। मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि ये हमारी दैनिक यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज का 19 मार्च 2026 का भाग 1 है। और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही शानदार स्रोत है ना। इतिहास की गहराइयों से लेकर रक्षा, विज्ञान और कूटनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आज हमारे पास। बिल्कुल। और एक छोटा सा रिवीजन नोट भी है। आज के कुछ विषय ऐसे हैं जो पहले भी हमारी चर्चाओं का हिस्सा रह चुके हैं। तो हम उन्हें बस दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन का अवसर होगा। सही बात है। और हाँ, अगर ये ज्ञानवर्धक सफर सभी को पसंद आए तो इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस सफर का हिस्सा बने रहें। जी, तो मतलब अब बिना देरी किए आज की डिकोडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी पहली उड़ान सीधे इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में योग्यकर्ता जा रही है। अच्छा, प्रम्बानन मंदिर परिसर की बात कर रही हैं आप? जी, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इसके जीर्णोद्धार के लिए एक अहम साझेदारी की है। ये कूटनीति और संस्कृति का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे हम 9वीं सदी के किसी विशाल ऐतिहासिक पजल को फिर से जोड़ रहे हैं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि ये कोई साधारण संरचना नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जिसे संजया राजवंश द्वारा बनवाया गया था। और मैंने पढ़ा था कि इसे स्थानीय संस्कृति में रोरो जोंगरांग भी कहा जाता है ना? जी हाँ, और इसमें कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख्य मंदिर शामिल हैं। अच्छा, और शायद शिव का मंदिर सबसे बड़ा है। हाँ, शिव का मंदिर करीब 47 मीटर ऊंचा है। अरे वाह, 47 मीटर। और एक बात, इसमें दक्षिण भारत की पल्लव वास्तुकला की बहुत स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। मतलब हजारों साल पहले भी कला का इतना आदान प्रदान हो रहा था। बिल्कुल। और हिंदू मंदिरों के ठीक आसपास बौद्ध मंदिर भी मौजूद हैं, जो उस दौर की सहिष्णुता दिखाते हैं। इसीलिए 1991 से ये यूनेस्को साइट भी है। सही कहा। तो इतिहास को सहेजने की इस बात से अब हम सीधे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चलते हैं। कालिंजर किले की तरफ। हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने कालिंजर किले के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। नेशनल जियो हेरिटेज साइट। तो चलिए, इसके हर एक पहलू को खोलकर देखते हैं। देखिए, विंध्य पर्वत श्रृंखला और केन नदी से घिरा ये किला 1500 साल से भी अधिक पुराना है। मतलब गुप्त काल से? जी। और चंदेल राजवंश के दौरान तो ये उनकी राजधानी ही बन गया था। पर एक सवाल है, ये इतना अजेय क्यों माना जाता था? मतलब महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं, कोई भी इसे जीत नहीं सका। हाँ, ऐसा क्यों? इसका व्यापक संदर्भ इसके भूगोल में ही है। विंध्य की खड़ी चट्टानें इसे एक प्राकृतिक ढाल देती थीं। अच्छा, तो घेराबंदी करना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। अंततः 1569 में अकबर इसे जीतने में सफल रहा। और फिर उसने इसे बीरबल को उपहार में दे दिया था। सही कहा। बाद में ये बुंदेल राजा छत्रसाल और फिर 1812 में अंग्रेजों के अधीन आ गया। और यहाँ का नीलकंठ मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जो चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। वहां नीले पत्थर का शिवलिंग और 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। कमाल है। अच्छा, कालिंजर के विंध्य पर्वतों से बात आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम हिमालय के निर्माण के भूवैज्ञानिक इतिहास में चले। वो लद्दाख मैग्मेटिक आर्क वाली रिसर्च। जी बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसके विकास का पूरा पता लगाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ये करीब 201.3 से 33.9 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच बना था। मतलब जुरासिक से इयोसीन काल तक। हाँ, उस समय लद्दाख नियोटेथिस महासागर के ऊपर था और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, जिसे सबडक्शन कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। सबडक्शन। तो इसके निर्माण के चरण क्या थे? इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला था
प्रारंभिक द्वीप चाप निर्माण यानी आइलैंड आर्क फॉर्मेशन। अच्छा, तो पहले समुद्र में ज्वालामुखी फटे और द्वीप बने। बिल्कुल। फिर दूसरा चरण आया क्रिस्टल संवर्धन और लद्दाख बाथोलिथ का निर्माण। बाथोलिथ। ये जब प्लेट्स और करीब आई तब हुआ होगा। हाँ, जब मैग्मा जमीन के अंदर ही जम गया। और तीसरा चरण था पोस्ट कोलिजन मैग्नेटिज्म। इसमें क्या हुआ? इसमें पृथ्वी की दरारों में लावा जमने से माफिक डाइक्स बने। अरे वाह, लद्दाख मैग्मेटिक आर्क हमें प्रकृति की विशालता दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में अपनी नदियों को देखते हैं तो तस्वीर बहुत डरावनी लगती है। आप हिंडन नदी की बात कर रही है ना? हाँ, हालिया सर्वे में हिंडन नदी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ का स्तर 0 पाया गया है। 0 डीओ मतलब नदी पूरी तरह से जैविक रूप से मर चुकी है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? एक ऐसी नदी जिसके किनारे 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा सभ्यता के निशान मिले हों, वो आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गई? ये सच में सोचने वाली बात है। देखिए, ये सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और 400 किलोमीटर लंबी है। और ये यमुना की सहायक नदी है ना? जी, इसकी मुख्य सहायक नदियां काली, पश्चिम वाली और कृष्णी हैं। लेकिन शहरी और औद्योगिक कचरे ने इसे तबाह कर दिया है। बिल्कुल। आपको पता है 2015 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया था। ये बहुत ही दुखद है। जलवायु और पर्यावरण के इस संकट से निपटने के लिए हमें सटीक डेटा की बहुत जरूरत है। और यहीं पर तकनीक हमारी मदद करती है। बिल्कुल। हाल ही में एनआईओटी ने तमिलनाडु के मुट्टम तट पर एक स्वदेशी फ्लोटिंग लाइडार बॉय सिस्टम का परीक्षण किया है। फ्लोटिंग लाइडार, ये मौसम विज्ञान के लिए गेम चेंजर है। मैं इसे समझ रही थी तो मुझे लगा कि ये समुद्र में तैरते हुए एक ऐसा स्मार्ट लेजर थर्मामीटर की तरह है जो आसमान का मिजाज पढ़ सकता है। हाँ काफी दिलचस्प तरीके से समझाया आपने। तो ये लाइडार काम कैसे करता है? देखिए, लाइडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की तरह ही? हाँ, बस ये रेडियो वेव्स की जगह लेजर पल्स भेजता है। ये समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर तक हवा की गति, दिशा और वायुमंडलीय स्थितियों का सटीक डेटा जुटाता है। अरे वाह, इससे तो चक्रवात ट्रैकिंग और मौसम की भविष्यवाणी में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। चलिए, तकनीक की बात हो ही रही है तो एक और तकनीकी चमत्कार की ओर बढ़ते हैं। कौन सा चमत्कार? आईआईटी गुवाहाटी ने पानी से जुड़ी 2 बड़ी समस्याओं, खारेपन और ऊर्जा के लिए एक नया समाधान खोजा है। अच्छा, आप एमेक्सीन की बात कर रही हैं। जी हाँ। ये एमेक्सीन क्या है असल में? देखिए, एमेक्सीन एक 2D मटेरियल है जिसे 2011 में खोजा गया था। ग्राफीन की तरह? लगभग। ये मैक्स नामक क्रिस्टल से बनता है जिसका फॉर्मूला Mn+1 है। ये थोड़ा तकनीकी हो गया। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? इसमें टाइटेनियम कार्बाइड यानी T3C2TX सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसका क्या किया है? उन्होंने एक ऐसा एमेक्सीन आधारित उत्प्रेरक बनाया है जो पानी से कुशलता से हाइड्रोजन पैदा कर सकता है। मतलब स्वच्छ ऊर्जा? हाँ, और साथ ही ये पानी को साफ भी कर सकता है, जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। ये तो सच में एक तीर से 2 निशाने हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे ओजोन परत का कमजोर होना और यूवी किरणें, उनका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हाँ, और इससे स्किन कैंसर का खतरा बहुत बढ़ गया है। जो हमें स्किन कैंसर के एक प्रकार मेलेनोमा तक लाता है। तो मतलब इन सब का असल में क्या मतलब है? मेलेनोमा के संदर्भ में? हाँ, इस नई स्टडी में ऐसा क्या खास है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH की एक नई रिसर्च आई है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें पता चला है कि सेल न्यूक्लियस के आसपास की झिल्ली में मौजूद कोलेस्ट्रॉल मेलेनोमा को शरीर में फैलने में मदद करता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कैंसर को फैलने में मदद करता है? जी हाँ, ये रिसर्च कैंसर के मेटास्टेसिस को समझने में बहुत अहम है। और मेलेनोमा के बुनियादी तथ्य क्या है? ये मेलेनोसाइट्स में शुरू होता है जो मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, और इसका मुख्य कारण यूवी किरणें हैं। और इसके इलाज के क्या विकल्प है अभी? इसमें मुख्य रूप से सर्जरी की जाती है। अगर फैल रहा हो तो लिम्फेडेनेक्टमी करते हैं। लिम्फेडेनेक्टमी? हाँ, जिसमें प्रभावित लिम्फ नोड्स को निकाल दिया जाता है। और अगर दूसरे अंगों तक पहुंच जाए तो मेटास्टेसेक्टमी की जाती है।
काफी गंभीर बीमारी है। तो स्वास्थ्य और विज्ञान से अब हम वैश्विक मानवाधिकार और कूटनीति की ओर रुख करते हैं। USCIRF की रिपोर्ट पर। जी, और यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को श्रोताओं तक निष्पक्ष रूप से पहुंचाना है। सही बात है। तो हाल ही में भारत ने USCIRF की रिपोर्ट को प्रेरित और पक्षपाती बताकर खारिज कर दिया है। जी, USCIRF असल में 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। ये एक स्वतंत्र अमेरिकी संघीय आयोग है ना? हाँ, एक द्विदलीय आयोग है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये केवल एक सलाहकार निकाय है। मतलब इसकी सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये किस आधार पर काम करता है? ये मुख्य रूप से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR के अनुच्छेद 18 के आधार पर काम करता है, जो विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। सही कहा आपने। तो देखिए, भले ही कूटनीतिक मोर्चे पर कुछ रिपोर्टों को लेकर असहमति हो, लेकिन रक्षा और सामरिक मोर्चे पर सहयोग जारी है। आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अभ्यासों की बात कर रही हैं? जी, हाल ही में एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 की शुरुआत हुई है। हाँ, ये अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर या ASW भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये 2019 से गुआम में आयोजित हो रहा है। इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? इसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड हिस्सा ले रहे हैं। और शायद इसमें P-8 पोसाइडन जैसे विमान भी हिस्सा लेते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है क्या? कि जो देश इस अभ्यास में सबसे ज्यादा अंक पाता है, हम्म। उसे ड्रैगन बेल्ट अवार्ड मिलता है। अरे वाह, ड्रैगन बेल्ट, ये तो काफी रोमांचक है। बिल्कुल। तो सेना की इस स्पीड और एक्यूरेसी से अब हम प्रशासन और आम आदमी की सेवाओं की स्पीड पर आते हैं। भारतीय डाक की नई पहल। जी हाँ, डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट शुरू किया है। ये काफी शानदार कदम है। ये D+1 यानी बुकिंग के अगले दिन गारंटी डिलीवरी सेवा है। और ये अभी किन शहरों में शुरू हुई है? फिलहाल ये 6 मेट्रो शहरों में शुरू हुई है: दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इसकी विशेषताएं भी काफी अच्छी हैं। इसमें 5 किलो तक का पार्सल भेजा जा सकता है और OTP आधारित डिलीवरी भी है। हाँ, और अभी बुक करें बाद में भुगतान करें यानी BNPL की सुविधा भी दी गई है। सबसे बड़ी बात, अगर D+1 डिलीवरी नहीं होती है तो 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन क्लेम करके पूरा रिफंड मिलेगा। और ये रविवार सहित 7 दिन काम करेगा। बिल्कुल, ये स्पीड पोस्ट के लिए एक बड़ा बदलाव है। तो आज की इस चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। जी, 9वीं सदी के मंदिरों और प्राचीन भूवैज्ञानिक चट्टानों से लेकर आधुनिक लेजर तकनीक, कूटनीति और नेक्स्ट डे डिलीवरी तक का सफर हमने तय किया। बहुत ही विस्तृत डिकोडिंग रही आज की। हाँ, और जाने से पहले श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल, एक विचारोत्तेजक सवाल होना चाहिए। आज हमने जिन अत्याधुनिक तकनीकों जैसे मिक्सिन या लाइडार की बात की और प्रदूषण से मरती हिंडन नदी की चर्चा की, तो जरा सोचिए, लाखों साल बाद भविष्य के भूविज्ञानी जब हमारे इस काल का अध्ययन करेंगे तो क्या वे हमारी उपलब्धियों को एक ग्लोबल हेरिटेज के रूप में देखेंगे, या फिर सिर्फ प्लास्टिक और प्रदूषण की एक मृत परत के रूप में? बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आज हम प्राचीन लद्दाख मैग्मेटिक आग का अध्ययन कर रहे हैं। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड के लिए तैयार रहें। जी, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गहन चर्चा के इस भाग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।